हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में गिवन है। इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक अग्रीमेंट होता है जिसको क्रिएट करने का एक लीगल इंटेंशन होना चाहिए, यानी वो इन्फोर्सेबल होना चाहिए कोर्ट में। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में अग्रीमेंट और इन्फोर्सेबिलिटी ये दो ही चीज़ें थी। अग्रीमेंट में हमने बेसिकली किया था सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर कि अग्रीमेंट क्या होता है? एक प्रॉमिस। ठीक है, आपने किसी को भी वादा किया या बहुत सारे वादे किए कि हम ये चीज़ करेंगे। ठीक है, आपने ऑफर दिया, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था कि आपने कहा कि मैं 20 कॉपीज दूंगा, ठीक है, 200 रुपये की, और दूसरे पर्सन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया कि मैं 20 कॉपीज का ऑर्डर लेने के लिए तैयार हूँ, अग्री करता हूँ और बदले में मैं 200 रुपये तुम्हें दे दूंगा। तो ये सारे प्रॉमिस, ऑफर और एक्सेप्टेंस, इसको हम कहते हैं अग्रीमेंट बिजनेस लॉ में। ठीक है, लेकिन हर तरह का प्रॉमिस, अगर आप अपने दोस्त को प्रॉमिस कर रहे हो कि अगर तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं तुझे डिनर करवाऊंगा, तो ऐसे सोशल प्रॉमिसेस जो हैं वो अग्रीमेंट नहीं बनते, वो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो बेसिकली हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अग्रीमेंट किया था, और अग्रीमेंट के साथ साथ उनको लीगली इन्फोर्स करवाना भी ज़रूरी है। यानी ऐसे प्रॉमिसेस, ऐसे वादे जो अगर पूरे नहीं होंगे तो दूसरा पर्सन आपको कोर्ट में लेके जा सकता है, वही प्रॉमिसेस को हम कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करते हैं। तो ये पूरी डेफिनेशन थी कॉन्ट्रैक्ट की। अब भी देखा जाए, अगर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बिजनेस लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉमिस कर दिया और वो लीगली इन्फोर्सेबल है, बस ठीक है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उसके कुछ एसेंशियल्स गिवन हैं बिजनेस लॉ में, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से अगर वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट एक सही मायने में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो तो ये क्वेश्चन जो है इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कब कब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा, कब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो असेंशियल एलिमेंट्स में गिवन है। तो सबसे पहले इसका सेक्शन कर लेते हैं, बहुत इजी है याद रखना। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में गिवन है। याद कैसे रखोगे? 10 ही पॉइंट हैं और सेक्शन 10 में गिवन है, तो याद रखिएगा सेक्शन 10, 10 पॉइंट्स, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं सबसे पहले एसेंशियल्स पे। सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में सबसे पहली चीज़ की हमने अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट में ही सबसे पहली चीज़ हमने की ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए एक पर्सन ऑफर देगा। जैसे सपोज ए ने ऑफर किया कि मैं तुम्हारे को 20 कॉपीज दूंगा फॉर ₹200। ठीक है, ये ऑफर उसने बी को किया। बी ने कहा ठीक है, मैं 20 कॉपीज खरीदने के लिए तैयार हूँ और 200 रुपये दे दूंगा टुमारो। ठीक है, कल मेरे पास डिलीवरी आ जानी चाहिए कॉपीज की और मैं तुम्हें 200 रुपये दे दूंगा। तो ये क्या है? ए ने एक ऑफर किया, बी ने सेम ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो ये एक बेसिकली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक पर्सन ऑफर करेगा और दूसरा पर्सन उसी सेम ऑफर को बिना कुछ चेंज किए अगर एक्सेप्ट करता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आता है। इसके बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तो जितने भी हम एसेंशियल एलिमेंट्स करेंगे उसके अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं बिजनेस लॉ में, तो हम इन डिटेल भी हर चीज़ को पढ़ेंगे कि ऑफर होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ऑफ़र के लिए, एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बट फिलहाल के लिए
एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए सही मायने में कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? अगर एक पर्सन ऑफर कर रहा है कोई चीज़ और दूसरा पर्सन उस ऑफर को एज इट इज ही एक्सेप्ट कर रहा है। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही इन दो पॉइंट्स में कवर होगी। पहले अग्रीमेंट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस था, वो फर्स्ट पॉइंट में कवर हो गया। दूसरा पॉइंट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, जिसमें हम कहते हैं कि आप अगर किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, अगर आप कुछ ऑफर कर रहे हो, तो वो ऑफर इस इंटेंशन से किया जाना चाहिए कि अगर आप उस ऑफर को फुलफिल नहीं करोगे तो दूसरा पर्सन आपको जेल में लेके जा सकता है, कोर्ट में लेके जा सकता है, ठीक है, आपको पनिशमेंट हो सकती है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल दें, आप अगर अपने दोस्त का एग्जांपल दो कि आपने उसको कहा कि भाई मेरा ये काम कर दे, अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुझे डिनर पे लेके जाऊंगा। उस पर्सन, उसको लगा कि आपने ये ऑफर किया है, ठीक है, एक चीज़, ठीक है, बदले में वो आपको डिनर पे लेके जाएगा, तो उसने मान लिया, उसने आपका काम कर दिया। अब डिनर के लिए वो रेडी है, उस प्लेस पे पहुंचा है जिस प्लेस पे आपने उसको बोला था, लेकिन आप नहीं गए। स्टिल यहाँ पे वो पर्सन आपको जो है वो कोर्ट में नहीं लेके जा सकता, क्योंकि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। ऐसी हंसी मजाक में आपने एक प्रॉमिस कर दिया था, वादा कर दिया था, अब अगर आप फुलफिल नहीं भी कर रहे हो तो भी इट इज़ ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी पर्सन अगर आपके साथ वादा कर रहा है, ऑफर कर रहा है, तो वो किस इंटेंशन से कर रहा है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांजेक्शन्स की बात जब हम करते हैं तो उस केस में हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन है वो लीगल इंटेंशन है, कि अगर आप नहीं मानोगे, जैसे इस केस में आप कॉपीज बेच रहे हो किसी को, इतने रुपए पे बेच रहे हो, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो अगर आपने उस टाइम पे कल उसको कॉपीज नहीं पहुंचाए तो मतलब आपने अपना वादा फुलफिल नहीं किया, और पर्सन बी जो है वो आपके ऊपर केस कर सकता है। तो ये दो चीज़ें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपकी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि आप लीगली बाउंड हो, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो दूसरा पर्सन आपको जेल में या फिर आपके ऊपर केस कर सकता है। तीसरी चीज, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन मीन्स आपको बदले में कुछ मिलना चाहिए। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, ए ने कहा कि मैं तुम्हारे को 20 कॉपीज दूंगा, ठीक है, और बदले में तुम मुझे 200 रुपये देना, ठीक है। यहाँ पे बी को मिल रही है 20 कॉपीज और ए को बदले में क्या मिल रहा है? 200 रुपये। इस चीज़ को, यानी दोनों को कुछ रिटर्न में मिल रहा है, इस चीज़ को हम लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं कंसिडरेशन। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिलना चाहिए, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि पार्टीज को गुड्स के बदले में पैसे मिले। कई बार हो सकता है कि ए ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 20 कॉपीज दूंगा, लेकिन तुम फ्यूचर में मेरा जो है कोर्ट का ये केस लड़ देना, ठीक है। तो वो भी कंसिडरेशन हुआ। ए इज गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, ए को कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, एक प्रॉमिस मिल रहा है कि फ्यूचर में वो ये काम उसका हो जाएगा, ठीक है। तो किसी तरीके का प्रॉमिस मिलना, पैसे मिलना, गुड्स के बदले में गुड्स मिलना, तो कुछ भी अगर इन रिटर्न आपको मिल रहा है तो वो कंसिडरेशन होता है, और अगेन कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इसमें एक वर्ड गिवन है लॉफुल कंसिडरेशन। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्सन को कहो कि मैं तुम्हारे को ड्रग्स बेचता हूँ और तुम मुझे 500 रुपये दो। अब इसमें भी एक ने ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया। अगर वो ड्रग्स नहीं बेचेगा तो आपकी इंटेंशन है कि आप उसको कोर्ट में ले जाओगे, ठीक है, उसकी इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने की ही है। तो दोनों पॉइंट्स हो गए। और तीसरा पॉइंट, दोनों को बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है, एक को ड्रग्स मिल रहे हैं, एक को पैसे मिल रहे हैं, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ड्रग्स बेचना वो लीगल नहीं है। तो अगेन
जो भी चीज़ आपको इन रिटर्न मिल रही है वो लीगल होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, ठीक है, लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते आप, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। अब आते हैं 4th पॉइंट पे, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अब हमने अभी तक कर लिया कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो ठीक है, आपने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया सेम ऑफर को, फिर आप दोनों की इंटेंशन थी कि अगर आप में से कोई भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेगा तो दूसरा पर्सन उसके ऊपर केस कर सकता है, देन दोनों को कुछ ना कुछ रिटर्न में मिल रहा है, लेकिन दोनों की उम्र 12 साल थी, तो अगेन आप वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि बिजनेस लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्टीज एक दूसरे के साथ बिजनेस डील कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने में। कॉम्पिटेंट का मतलब यानी कुछ चीज़ें लॉ ने बताई है कि वो सर्टेन एज की होनी चाहिए, उनकी मेंटल जो हेल्थ है वो कैसी होनी चाहिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें बिजनेस लॉ में बताया गया, जैसे अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप माइनर नहीं होने चाहिए, मेजर होने चाहिए हो। माइनर मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करनी है, बाकी सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, लेकिन दोनों की एज 12 साल है या उनमें से एक की एज भी 12 साल है, 18 से कम है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा है साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, ठीक है, और उस टाइम पे पता चलता है कि जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था वो तो डिप्रेशन में था, उस टाइम पे उसने सपोज अल्कोहल ली हुई थी, तो वो कॉन्शियस ही नहीं था, उसका माइंड सही स्थिति में नहीं था, तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानोगे। तो अगेन आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए दोनों पार्टीज की। दूसरा, दोनों पार्टीज का माइंड जो है वो साउंड होना चाहिए, यानी कि आप सही स्थिति में होने चाहिए और आपको सब पता होना चाहिए कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके क्या कंसीक्वेंसेस होंगे। थर्ड चीज़, आपको किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफाइड नहीं किया होना चाहिए। जैसे लॉ क्या कहता है, बिजनेस लॉ कहता है आप जेल में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो डिस्क्वालिफाई किया गया है, जो लोग जेल में हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से डीबार किया हुआ है, बंद किया गया है लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगेन, तो ऐसा कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता जिसको लॉ ने बंद किया हो, कहा हो कि तुम एंटर नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्क्वालीफाई करना। तो अगर लॉ ने आपको किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई किया है, कौन से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, जैसे जेल में जो हैं, इंसॉल्वेंट जो हैं, तो इसके ऊपर भी प्रॉपर चैप्टर होगा, उसके हम अंदर पढ़ेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पर अभी आपको बस क्लैरिटी देने के लिए मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले माइनर जो है एंटर नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरा, अगर आपकी मेंटल स्थिति सही नहीं है, साउंड माइंड नहीं हो आप, तो आप एंटर नहीं कर सकते, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और तीसरी चीज़, अगर आप किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफाइड हो, लॉ ने आपको मना किया है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से, तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। ये चीज़ें हम पढ़ते क्यों हैं, एक्चुअल में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जब भी कोई केस लड़ा जाता है, सपोज एक पार्टी ने ऐसी प्रॉमिस किया था कि मैं 20 कॉपीज़ 200 रुपये में तुम्हें कल प्रोवाइड कर दूंगा, दूसरी पार्टी वेट करती रही लेकिन कॉपीज़ पहुंची ही नहीं। अब नेचुरली दूसरी पार्टी ने केस कर दिया कि हमारे को तो आज कॉपीज मिल जानी चाहिए थी, मिली नहीं है, राइट। तो उस टाइम पे जो लॉयर्स हैं तो यही पॉइंट देखते हैं, जो ए पार्टी होगी जिसने कॉपीज नहीं भेजी वो ऐसे ही लूप होल ढूंढेगी, ऐसी चीज़ें ढूंढेगी ताकि उसके ऊपर पेनल्टी ना पड़े।
तो यही हो सकता है कि उसको लगे कि नहीं, हमें तो बाद में पता चला कि जिससे हम डील कर रहे हैं, जिसको हम कॉपीज सेल कर रहे हैं, ये तो माइनर है, इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट को आगे परस्यू नहीं किया। या फिर वो जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया था उस टाइम पे हम कॉन्शियस नहीं थे, ठीक है, हमारी पार्टी जो है उसको नहीं पता था वो क्या चीज़ में एंटर कर रही है, इसीलिए अब आगे वो पार्टी नहीं जाना चाहती। तो ये सारे पॉइंट्स इसलिए पता होने चाहिए आपको, ताकि जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ हो जाए तो आप ऐसे देख सको कि किस तरीके से आप बच सकते हो पेनाल्टी ना लेने से। तो ये 4 पॉइंट हो गए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। आइए बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ। 5th है फ्री कंसेंट। अब बाकी सब चीज़ें हमने पढ़ ली, फ्री कंसेंट का मतलब क्या है। अब अगर एक पर्सन ने सपोज कहा मेरे पास 2 घोड़े हैं, ठीक है, एक घोड़ा जो है वो वाइट कलर का है, एक घोड़ा जो है वो ब्लैक कलर का है। ए ने कहा बी को कि मैं तुम्हें अपना एक हॉर्स जो है वो सेल करना चाहता हूँ, कितने रुपए में, 5,000 में, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ए को लग रहा था ये अपना ब्लैक वाला जो हॉर्स है वो सेल कर रहा है बी को, लेकिन बी को लग रहा था वो जो खरीदने वाला है वो वाइट हॉर्स खरीदने वाला है। अब ऐसे केसेस में बेसिकली यहाँ पे कंसिडरेशन भी है, ऑफर और एक्सेप्टेंस भी हुआ है, ठीक है, पार्टीज भी 18 साल से ज़्यादा की हैं, सब कुछ सही है, साउंड माइंड है, कोई भी डिस्क्वालिफाइड नहीं है, बाकी सारे पॉइंट सही हैं। लेकिन मेजर पॉइंट क्या, गड़बड़ क्या है, ये कुछ और सोच रहा है और बी जो है वो कुछ और सोच रहा है, राइट। तो दोनों में कंसेंट की कमी है, दोनों जो है सेम चीज के ऊपर अग्री नहीं कर रहे सेम सेंस में। तो उस केस में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। तो बेसिकली जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो आपको सारी चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, कौन सी चीज, कितनी क्वांटिटी, कौन सा कलर, कितना वेट, सारी चीजें, कितना अमाउंट, आपको ये सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो ही सब सही माना जाएगा। तो उसको हम कहते हैं फ्री कंसेंट, कि दोनों पार्टीज को पता हो कि वो क्या सेल कर रहे हैं और क्या बाय कर रहे हैं, वो चीज जो है होनी जरूरी है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। कब कब कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट के थ्रू वैलिड नहीं माना जाएगा ये हम आने वाले टॉपिक्स में करेंगे। 5 पॉइंट्स होते हैं, कोशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फुल फ्लेज चैप्टर करेंगे फ्री कंसेंट का। तो अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों जो पार्टीज हैं वो सेम चीज़ को सेम ढंग से समझ रही हो। यानी अगर ए के पास 2 घोड़े हैं तो वो क्लियर करेगा कि कौन सा वाला हॉर्स वो 5,000 में सेल कर रहा है बी को प्रॉपर पता होना चाहिए, दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहे हैं या क्या बेच रहे हैं, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट 6th पॉइंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए, किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूँ अगर एक पर्सन को कि ठीक है मैं तुम्हारे को पैसे दूंगी, बदले में यू नीड टू किडनैप समबडी, आपको किसी को किडनैप करना है। अब किडनैपिंग जो है वो क्या है, इलीगल है, राइट। तो अगेन यहाँ पे ऑफर भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुई, ठीक है, तो कंसिडरेशन भी मिल रही है, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ रिटर्न में भी मिल रहा है, दोनों पार्टीज कैपेबल भी हैं, दोनों पार्टीज ने सही ढंग से सेम चीज को समझा भी है। स्टिल ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है, वो कोई ऐसा काम करना है जो कि इलीगल है, ठीक है। तो किसी के ऊपर फ्रॉड करना, इलीगल काम करना, अगर आप उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। मैंने आपको बोल दिया कि
मैं आपको ऑफर कर रही हूँ, ये इतनी कॉपीज़ आई विल सेल टू यू, मैं आपको इतनी कॉपीज़ दूंगी और बदले में आपको मुझे इतना प्राइस देना पड़ेगा, कॉपीज़ की क्वालिटी ये होगी। आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, हमने डेट डिसाइड कर ली कि इस डेट को जो है आपको डिलीवरी हो जाएगी और आप जो है पैसे दे दोगे, तो सब कुछ डिसाइड कर लिया, ऑरली ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो भी वो वैलिड है। रिटन में अगर हम ये चीज़ सारी कॉन्ट्रैक्ट लीगल पेपर के ऊपर लिख के करते हैं तो भी वो वैलिड है। लेकिन कई सर्कमस्टांसेस में, जैसे अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, तो प्रॉपर्टी की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बोल के नहीं की जा सकती, वो ऑरली नहीं की जा सकती कि मैंने कहा कि मैंने ये प्लॉट खरीद लिया है, ठीक है, ये लो पैसे, ख़त्म करो बात। तो लॉ क्या कहता है कि प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो राइटिंग में होने चाहिए, तो प्रॉपर्टी की जो भी डीलिंग हुई है वो राइटिंग में होनी चाहिए। अगर हम डेट की बात करें, किसी को आप लोन दे रहे हो तो वो भी रिटन में होना चाहिए। तो इस तरीके से लॉ में कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ केसेस बताए गए हैं जो पक्का से रिटन फॉर्म में होने चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। अदर देन दैट अगर कुछ नहीं कहा गया तो आप ऑरली भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इन सर्टेन केसेस वो भी वैलिड हो सकता है। नेक्स्ट, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी पॉइंट बहुत ज़रूरी है। कैसे? सर्टेनिटी मतलब आपको प्रॉपर चीज़ें बतानी पड़ेंगी। जैसे ए ने कहा मेरे पास कुछ कॉपीज़ हैं, ठीक है, तो वो कॉपीज़ मैं तुम्हें बेच दूंगा कल, ठीक है। बी को कहा और बदले में मैं तुमसे 400 रुपये ले लूँगा। बी ने कहा ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये नहीं बताया इन्हें कि कितनी कॉपीज़ हैं, ठीक है, सर्टेनिटी नहीं है। आपने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया कि कुछ नोटबुक्स हैं, ठीक है। या फिर कई बार लोग क्या करते हैं कि मैं तुम्हारे को ये पर्टिकुलर गुड देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें 40 कॉपीज़ देने के लिए तैयार हूँ, तुम बदले में कुछ भी अमाउंट मुझे दे देना। ये कुछ भी अमाउंट, ठीक है, या कुछ भी क्वांटिटी अगर हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, अगर हम नहीं लिखेंगे, नहीं बोलेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो यानी कि आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कितनी कॉपीज़ आप बेच रहे हो, कितने रुपए पे बेच रहे हो, ये चीज़ें आपको कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा। तो सर्टेन होना चाहिए सब कुछ, टर्म्स जो है वो दोनों को क्लियर होनी चाहिए, हर एक टर्म जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, आपको लिखनी पड़ेगी या बोलनी पड़ेगी। नेक्स्ट, 9th है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब बाकी सारे पॉइंट सही हैं, लेकिन सपोज एक पर्सन ने कहा कि मुझे जादू आता है, उस जादू से मैं तुम्हारे घर में जिसकी डेथ हुई है उसको जिंदा कर दूंगा, बदले में तुम मुझे 8,000 रुपये दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंसिडरेशन तो है कि किसी डेड पर्सन को अलाइव करना, ठीक है, वो आप कह रहे हो, ऑफर कर रहे हो और बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे। दोनों पार्टीज जो हैं वो मेजर हैं, ठीक है, कॉम्पिटेंट हैं, कर सकती हैं इंटर कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों सही चीज़ समझ रही हैं, दोनों एक ही चीज़ समझ रही हैं, बाकी सब पॉइंट्स वैलिड हैं, लेकिन स्टिल ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, आप किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल हो परफॉर्म करना। तो अगर कोई भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और कुछ ऐसा कहता है जो इम्पॉसिबल है, जैसे कि मैं यूनिकॉर्न दिखा दूंगा या फिर मैं ट्रेजर है, ठीक है, और वो तुम्हें दिलवा दूंगा या व्हाटएवर, कुछ ऐसी चीज़ के ऊपर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो हो ही नहीं सकती, जो इम्पॉसिबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, चाहे बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो सारे सही हैं। लास्ट पॉइंट एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस लॉ में ऑलरेडी कहा है कि अगर तुम ये चीज़ में एंटर कर जाते हो, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वॉइड है। वॉइड मतलब कि इसका कोई मतलब नहीं बनता,
ठीक है। तो अगेन कैसे वो, जैसे किसी की शादी तुड़वाना, आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो कि मैं तुम्हारे को 50,000 रुपये दूंगा, तुम उसकी शादी को रुकवा दो, तुम उसकी शादी मत होने दो, या फिर मैं तुम्हारे को 1 लाख रुपए दूंगा, तुम उसका बिजनेस जो है वो शुरू ना करने दो, उसमें कुछ गड़बड़ कर दो। तो अगेन इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें आप किसी की शादी तुड़वा रहे हो, किसी की ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ऐसी कुछ केसेस बिजनेस लॉ में ऑलरेडी रिटन है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो, ठीक है, ऐसा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कोशिश भी करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है। और अगर बाय चांस आपको कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट भी आपका कोई हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही बोल दिया कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं कर सकते। जैसे कोर्ट ने कह दिया कि आप 18 साल से कम एज की अगर किसी लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो गलत है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अगर फिर भी अब आपको नहीं पता चला या फिर भी आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब आप कहो कि वो माइनर आपको पैसे वापस नहीं कर रहा, आप कोर्ट में जाओ, तो कोर्ट आपकी हेल्प नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कोर्ट ने पहले ही कहा था कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं हैं, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वॉइड मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, आपको कोर्ट भी उसमें कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा सकती। तो ये 10 पॉइंट्स हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो क्लियर हो। थैंक यू। ऐसे ही बिजनेस लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।